नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे प्रयागराज के महाकुंभ को दहलाने की साजिश की। मुंबई से लखनऊ आ रही माफ कीजिएगा, लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्कर एक्सप्रेस में जलगांव के पास भुसावल के पास एक अफवाह फैल गई ट्रेन में और ट्रेन में आग लग गई है। और यह अफवाह इतनी घातक हुई कि ट्रेन के लोग जो ट्रेन में बैठे हुए थे, जो यात्री B4 के ये यात्री थे, जहां पर सबसे पहले ये अफवाह फैलने की बात आ रही है, उसके बाद उन्होंने चेन पुलिंग की और चेन पुलिंग करने के बाद जो यात्री थे वो उससे बाहर आया। बाहर आने के बाद से दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और करीब जैसा कि अभी तक हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तत्काल ही घटनास्थल पर ही उनके मौत की खबर आई है। और कर्नाटक एक्सप्रेस जो दूसरी तरफ से आ रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। जब हमने ट्रेन के जो कि दिलीप कुमार है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है INPR के, हमारे पास जब ट्रेन की खबर हमारे पास आई, तो जब हम सूचना एकत्रित कर रहे थे, तब INPR के जो डायरेक्टर हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई दिलीप कुमार से, उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ से जहां पर यह घटना हुई भुसावल के पास, वो एक शार्प टर्न था और टर्न के कारण दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस लोगों को जो कि चेन पुलिंग के बाद से उतर रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, वो दिखी नहीं दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन, और वो उस ट्रेन की चपेट में आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह अफवाह B4 में, यानी जो पुष्कर एक्सप्रेस थे, पुष्कर एक्सप्रेस में यह अफवाह फैलाई किसने, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह भी सवाल है कि यह जो पुष्कर एक्सप्रेस है, जो कि लखनऊ से मुंबई लौट रही थी, इसमें बहुत सारे लोग थे जो महाकुंभ में स्नान करने के बाद से लौट रहे थे लोग। अब यह भी बात करें, हालांकि मैं बता दूं कि भुसावल के पास जहां यह दुर्घटना हुई, वहां पर हमारी टीम वो पहुंच गई है और लोगों की मदद कर रही है वहां पे। और वहां पर से सूचना है वो भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और वहीं से जो सूचना आई है, वो सूचना, पहली सूचना ये है कि यहां पर किसी साजिश की बात की जा रही है। B4 में यह सबसे पहले हादसा हुआ था। लोग परिजन वहां पर जो ट्रेन से उतर गए, उनके कुछ परिजन जो अभी जिंदा हैं, जो कट गए, जो मारे गए इस हादसे में, वो तो है, लेकिन उनके साथ जो कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी है, प्रशासन को निर्देश दिया है, और रेलवे भी इस घटना पर नजर बनाए हुए है और लगातार अपनी तरफ से जो भी मदद है वो मदद लगातार उनको पहुंचाई जा रही है। टीम वहां पर पहुंच गई है, मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन चर्चा अभी यही हो रही कि आखिर ये हादसा अचानक हुआ कैसे। और हमारे पास कुछ प्रतिक्रियाएं आई है इस हादसे को लेकर के, पहले उस प्रतिक्रिया को भी आपको सुनाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। लेकिन अभी जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई है जरा उसको सुन लेते हैं। जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग ACP कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। देखिए, जहाँ पे ये एक्सप्रेस का एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे ACP हुआ था। जो पुष्पक एक्सप्रेस है, जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आती है, उस गाड़ी में पचौरा स्थानक के दरमियान पास में ACP हुआ था। वहाँ पे ACP होने के बाद कुछ यात्री वो ट्रेन से नीचे उतरे थे। उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है, उस गाड़ी की वजह से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की जो घटना है वो हमारे सामने आई है। उन यात्रियों को हम लोग मेडिकल मदद पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। स्थानिक प्रशासन है उससे भी मदद ली जा रही है। उसी के साथ में रेलवे की जो एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वैन होती है वो भी भुसावल से ऑलरेडी निकल चुकी है और वहां पहुंचने में है। हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि जिन यात्रियों को ये इंजरी हुई है उन यात्रियों तक जो मेडिकल हेल्प है वो हम जल्द से जल्द पहुंचा सके। हाँ, वैसा ही कुछ था। हाँ। सिर्फ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पे टेलीविजन स्क्रीन पे, और आपको बता दें कि महाकुंभ से इस घटना को जोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि इस ट्रेन में, पुष्कर एक्सप्रेस में जो B4 बोगी, उसमें बहुत सारे लोग वैसे थे। हालांकि पूरे ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रयागराज में
स्नान करने के बाद वो लखनऊ आए थे और लखनऊ से जो है सीधा मुंबई की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मुंबई लखनऊ से मुंबई जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन जो है पुष्कर एक्सप्रेस जो है वो मानी जाती है। और इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि यह ट्रेन भी निशाने पे था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले दो जो घटनाएं हुई लगातार, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि साजिश कोई बात है नहीं, लेकिन साजिश की बात वहां पर है। बताएंगे इससे पहले जो दो बड़ी घटनाएं हुई है उनको भी इसी चीज से, उसी कड़ी में इसको जोड़ करके देखने की जरूरत है। हम इस पर भी बात भी करेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो पैनलिस्ट है उसके साथ आएंगे तो इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन यह घटना केवल घटना नहीं है, इसमें भी साजिश की बू आ रही है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि यह साजिश कैसे हो सकती है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे जो पैनलिस्ट है उससे भी आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। और कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास लगातार आ रही है और हमारी जो टीम वहां घटनास्थल पर पहुंची हुई है वो प्रोग्राम के बीच में भी हमें जो सूचना देंगे, जो अपडेट देंगे, वो भी हम आप तक लगातार जो है पहुंचाते रहेंगे। गहन जांच के बाद ही सामने आ सकेगी कि इसका एक्चुअल रीजन क्या था। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है, जी, हो सकता है गलत भी हो, कि वहां पे चेन पुलिंग हुई और कहीं से आग की चिंगारी निकली और लोगों ने कहा आग लग गई, आग लग गई, और इस भगदड़ में कुछ लोग कूद गए रॉन्ग साइड से। इस बात से अनभिज्ञ कि उधर से कोई ट्रेन भी आ सकती है और वो उनको रोकते हुए निकल गई। लेकिन ये तो मेरा एक अपना मत है। लेकिन जिस तरीके से देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, होने की कवायद कर रहे हैं लोग, वो तो मोदी जी के शासन में उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ऐसी ताकतें अभी महाकुंभ में भी, अन्य जगहों पर भी एक जगह टाइम टू टाइम पकड़े जाते रहे हैं। लेकिन मुझे यहां पर जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाएगी, जब तक इस निष्कर्ष पर कुछ बोलना ऑथेंटिकली से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये हुआ है, ये महज हादसा भी हो सकता है या कोई साजिश का शिकार भी हो सकता है। अब ये पता करना पड़ेगा जो जलगांव से लोग चढ़े थे, जी, क्या वो हादसे के शिकार हुए या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो हादसे का शिकार हुए हैं तब तो ये महज संयोगवश एक दुर्घटना हुई है, और नहीं अगर वो बिल्कुल एस्केप कर चुके हैं तब तो साजिश की बू बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है। और इस पे हम लोग भी करते कि जो अगर चढ़ के उतर गए और बच के निकल गए और मरने वाले अगर यात्री हैं तो इसकी जांच जो है की जानी चाहिए और उसी से साजिश है या ये सही में दुर्घटना है, इसका पता चल पाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के। जी, मैं 6 बजे से आपके स्टूडियो में था, जी, और मेरा एक दूसरा प्रोग्राम लगा हुआ है, बार बार उनका फोन आ रहा है, तो मैं आपसे क्षमा ठीक है आलोक जी, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपको जो है बिल्कुल विदा देता हूं। और अशोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक त्रिपाठी जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। जैसा कि अपने सभी पैनलिस्ट से मैंने पूछा है कि क्या आपको ये महज एक हादसा लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि नहीं इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। देखिए, मैं टेक्निकली इस विषय पे आपके समक्ष अपना विचार रखूंगा। जी, एज ए रेलवे एक्स मेंबर रेलवे बोर्ड पीएसी, क्योंकि पैसेंजर एमेनिटीज के ऊपर मैंने फोकस और काम किया है, तो मैं उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करूंगा, जिससे कि आपकी जो श्रोतागण है, आपके जो दर्शक हैं पूरे भारत में, वो इस घटना के विषय में फैक्ट फाइंडिंग समझ सके। जी, ये रेल जो हादसा हुआ है भुसावल डिवीजन में हुआ है जी, और इस डिवीजन में जो एक अफवाह अचानक फैली वो एक जांच का विषय है। गाड़ी को चेन पुलिंग करके यात्रियों ने रोका, वो एक जांच का विषय है। परंतु गाड़ी रुकने के बाद पैसेंजर का उतरना अचानक और भगदड़ मचना, वहां पे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कभी भी किसी के समय में भी हो सकता है। परंतु जो रन ओवर हुआ है, चूंकि पीछे से थ्रू गाड़ी बेंगलोर से दिल्ली के लिए आ रही थी, उस पे रन ओवर हुआ, तो वो एक कोइंसिडेंस कहेंगे, सरप्राइजली अचानक ये गाड़ी का आ जाना, इसको केवल इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि कुछ लोगों का
जो दर्दनाक मौत हुआ, नहीं होना चाहिए था अगर वो सावधानी से ट्रेन से उतरने के बाद अपने को सेव करके पटरी से किनारे होते। जी ये तो हो गई इस एक्सीडेंट पे इमरजेंसी एक व्यूज एक्सपर्ट के नाते मेरा। जी जी परंतु अब आपको मैं टेक्निकली कुछ चीजें बताता हूं। चूंकि भुसावल डिवीजन जो हमारे वहां पे डीआरएम महोदय हैं, मैडम है एक दुबे, वो मैडम अपने काम पे थोड़ा अगर फोकस करती, और कभी कभी वो क्या होता है कि वो मैडम एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो करके कुछ ऐसा भी काम कर बैठती हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। नंबर 1, कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशन इस तरह का रेल के कोच का कर दिया जो अधिकार केवल रेलवे बोर्ड के पास है, और वो मतलब उसमें परिवर्तन कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, उसका अप्रूवल भी नहीं मिला उनको। उन्होंने गवर्नर को बुला करके उसका उद्घाटन भी करा दिया, जबकि जनरल मैनेजर को भी पता नहीं था और बोर्ड को भी पता नहीं था। और कई बार ऐसा हुआ है कि राजधानी जैसी बड़ी ट्रेन जो उनके एरिया में जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट को भी इन्होंने छिपा लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक डिवीजन का लीडिंग जो सीनियर ऑफिसर है, जो एसएजी ग्रुप का है, वो अगर रेलवे बोर्ड को और जनरल मैनेजर को बाईपास करके अपनी मनमानी करे, सो थोड़ा सा इससे पैनिक सिचुएशन होती है एम्प्लॉइज के अंदर। तो आप समझ सकते इसको हैं इस हादसे से आप किस तरह से कनेक्ट एक्सीडेंट कर रहे हैं? आपको इस हादसे से कैसे कनेक्ट हो रहा है ये मामला? ये तो इंटरनल मामला ये हो मैं सकता आपके है। पास जी, आ रहा हूं, मैं उसी जी, पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जी तो मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने रेलवे में एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए अगर हम पैसेंजर्स को मोटिवेट करें, और वो इस तरह की इंसिडेंट्स, इस तरह की हवा, जैसे अचानक कोई किसी ने रिबन उड़ा दिया कि आग लग गई, तो वो पैनिक हुए बगैर अगर उन्होंने चैन पुलिंग किया है, अगर वो उतरते ट्रेन से और उतरने के बाद सेफली अपने आप को एक ट्रैक से अलग करते, तो वो सेफ हो जाते। परंतु कुदरत का तो एक इसको नजरिए से देखा जा सकता है, और ये एक्सीडेंट में किसी भी तरह से कोई आतंकवादी घटना, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें कहीं से लिंक नहीं हो रही है। नहीं, आखिर ये अफवाह फैलाने वाले लोग कौन थे? वो लोग कौन थे जो जलगांव में चढ़े और वहाँ चेन पुलिंग करके भुसावल में उतरना चाह रहे थे? इसकी जांच के बाद ही ये कोई स्पष्ट रूप से इसको कह पाएगा। विनोद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मैं विनोद जी से के पास जाऊँगा। विनोद जी, कुछ दिन पहले फरकतुल्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया। तो उसमें उन्होंने इसी तरीके की बातें कही थी कि ट्रेन को निशाना बनाया जाएगा, पटरियों को निशाना बनाया जाएगा और भारत को जो है अशांत किया जाएगा, अस्थिर किया जाएगा, तबाह करने की साजिश में। तो ये उसके बाद से लगातार जो साजिशें हो रही, उसके बाद से कुछ ना कुछ ट्रेन के साथ तो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद से ट्रेन की दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं, बहुत जगह जो है पटरी को उखाड़ा गया है, बहुत जगह फिश प्लेट हटा दी गई। हालांकि बहुत बार रेलवे ने जो है उसे पहले से ही पता चल गया और उसने दुर्घटना होने से दुर्घटना को टाल भी दिया था। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोई बातें, वो जो वीडियो आया था, उस वीडियो से क्या आप इस घटना को जोड़ पा रहे हैं? बहुत सारे और देखिए इस तरह से मुस्लिम यूथ को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी 26 को मैं आऊंगा तकरीबन। एक बार अशोक त्रिपाठी जी, आपकी आवाज़, अशोक त्रिपाठी जी आप लाइव हैं, प्लीज़ आप फोन पे ही बात ना करें। जी जी विनोद जी। अनेक वीडियो अभी पूरे देश भर में सर्कुलेट हो चुके हैं जब बच्चे जो है वो रेलवे लाइन के साइड वाले पोल को तोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो उस पटरी पे जाए और रोड रेल एक्सीडेंट हो जाए। कितने सारे मुस्लिम बच्चे हैं जो कि लगातार जो फिश प्लेट को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कितने सारे जो मुस्लिम बच्चे हैं जो कि रेलवे पटरी पर जो है वो ऐसे ऑब्स्टेकल्स रखते हुए देखे गए हैं, इवन गैस सिलेंडर भी रखते हुए पकड़े गए। और ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस और कई सारे जो दृष्टांत सामने आए हैं जहां पर के इस्लामिक यूथ जो है उनको इस तरह से तैयार करके और
ट्रेन को डिरेल करने के लिए, ट्रेन एक्सीडेंट करने के लिए, रेल यात्रियों को मारने के लिए, मरवाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आए हैं। आप देखिए कि जब गोधरा में हुआ था, गोधरा कांड जो है ना, वो सबको एक पूरा वार्निंग ट्रेन की याद दिला देता है कि किस तरह से, और आप उसके जो गोधरा का जो सच आया है एक फिल्म के माध्यम से, बिल्कुल उसने सारे देश के लोगों को इस बात के लिए सचेत किया है। तीसरी बात यह कि देखिए इस घटना में भी इस तरह से कुंभ कनेक्शन है, बिल्कुल उसको लेकर के ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आखिरकार ये जो इतना बड़ा जो ट्रेंड आता है तो वो आखिरकार कोई सामान्य घटना का परिणति हो सकती है, सामान्य घटना हो सकती है। लेकिन देखिए ये सब चीजें अभी कंक्रीट कहना मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सारे अंकों की जांच होनी चाहिए, डिटेल जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर कोई भी पकड़ा जाए तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सुरक्षा और जो रेलवे की जो रेपुटेशन और जो यात्रियों की सुविधा, इन सब को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरह का इस तरह का घटना आती है तो अगर कोई भी इस तरह का पकड़ा जाता है, कहीं संदेह नजर आता है, तो निस्संदेह इसकी स्तरीय जांच हो और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई। आतंकवादी कनेक्शन से कोई नकारा नहीं जा सकता, हालांकि पहले भी हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं, बहुत सारे वीडियो भी सर्कुलेट हुए हैं को बताया कि आखिरकार वो इस्लामिक जिहादी फौज जो है पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुली हुई है। और जिस तरह से हमारा जो भारत का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, वो रेल नेटवर्क को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसी रेल नेटवर्क का फायदा भी ये लोग उठाते हैं। बिल्कुल जिहाद के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, इसके बारे में कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसी जिसका फ़ायदा उठाते हैं उसी को काटने की कोशिश भी करते हैं। हमारे साथ एक और हमारे मेहमान हैं हाजी नाजिम, वो भी जुड़ गए। मैं हाजी के पास जाना चाहूँगा एक बार। हाजी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि इस हादसे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और जो बात कही जाए, जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही है। कुंभ परिसर में मुस्लिमों के लिए प्रतिबंध किया गया था जाना, लेकिन वहाँ से मुस्लिम जो है नाम बदल करके आ रहे हैं, वो भी पकड़ में, वहाँ पर आग लग रही है। सूरत से जो ट्रेन आ रही है प्रयागराज, उस पर पत्थरबाजी हो रही है, और अब ये जो लोग कुंभ स्नान करके वापस लौट रहे थे उस ट्रेन में यह अफवाह फैला दी गई है। सब घटनाएं जब एक के बाद एक घटनाएं होने लगती है तो लोगों की शंका जो है ना, उसको बल मिलता है। लोग जो अफवाह है वो अफवाह फैलाई गई या अफवाह फैली, इस पे मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी हो। हाँ मुकेश जी, जिस तरीके से रेल के अंदर एक घटना घटी गई है, हादसा बड़ा दुखदायी है। और देखिए दुखदायी इसलिए है कि मरने वाले चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो इंसान है। और देखिए हम लोग अपने उन सब के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके आत्मा को शांति करने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको शांति दे। और रही बात है कि ये जो घटना घटी है बड़ी दुखदायी है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, अब भविष्य में कभी आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो उनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। मैं तो अल्लाह से करूंगा ना मुकेश जी, कि मैं अल्लाह को, वो मरने वाले कौन है आपको पता नहीं है ना सर, ईश्वर तो सबके है। मेरा नहीं, हाँ सुन लीजिए मुकेश जी, मरने वाला कोई भी हो, है मेरा भारतीय भाई। मैं ये नहीं करा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, मेरा भारतीय भाई है। और देखिए मौत किसी की भी हुई है, ये दुखदाई है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके परिवार को सब्र दे, ताकि जिस तरीके की घटना घटेगी इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पे जांच होनी चाहिए। और रही बात ये कि अफवाह, जिस तरीके से अफवाह का बाजार गर्म था, अफवाह ये उड़ाई गई, ये जांच का विषय, किसने अफवाह उड़ाई ये भी जांच होनी चाहिए, ताकि जिन घरों के चिराग बुझे हैं उनके घरों के चिरागों की तो भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो मुकेश जी, तो उस पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहना चाहिए। और रही बात यह कि जिस तरीके से अभी मैं विनोद बंसल जी को भी सुन रहा था, बार बार ये जो एक जिहादी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मुस्लिम शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। विनोद बंसल जी को बेइंतहा मोहब्बत है मुसलमान से। भाई इतनी मोहब्बत तो मुझे लगता है माफी वीर से नहीं होगी जितने भारत के मुसलमानों से आप लोगों को है। और देखिए ब्रिटिश हुकूमत के जो गुलामी करते थे, जो माफी मांगते थे, उन लोगों से मोहब्बत करने वाले आज तक भारत के मुसलमानों से किस तरीके से बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। घटना कोई भी घटी जाती है, इस तरीके की घटना वो दुखदाई की घटना होती है। लेकिन विनोद बंसल जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर घटना के पीछे आप किसी मुस्लिम समाज को मत देखिए, क्योंकि देखिए मुस्लिम भारत का है, भारतीय नागरिक है। और हो सकता है कि अगर इस अफवाह को उड़ाने वाला कोई मुस्लिम ना हो, दूसरा, उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये घटना दुखदाई है, ऐसी घटना पे ऐसा है तो मैं ये टिप्पणी में ये रहेगी उसको फांसी दे दिया है।
है कि मुसलमान है इसके बचा लेंगे और हिंदू है इसके छोड़ देंगे, नहीं। मैं कहता हूँ जो भी षड्यंत्रकारी है उसको कठोरतम सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये लेकिन ये माता आप लोगों के ऊपर नहीं रहता कि आखिरकार जो बच्चे जो है ना, लगातार जो वीडियो देखे गए हैं, लगातार जो पकड़े गए हैं लोग, वो रेलवे लाइन को सैबोटेज करने वाले, उन पर एक बार आपने ये नहीं कहा होगा कभी कोई जमीयत उलेमा हिंद ने कि दारुल देवबंद ने या कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कि इसका इस्लाम से कोई लेना नहीं, इनको कठोरतम सजा दी जाए। उनको बचाने के लिए जरूर लीगल एड देती है। विनोद बंसल जी देखिए, अगर कोई भी दोषी, सुन लीजिए, अगर कोई भी दोषी होता है किसी भी समुदाय से होता है, हम लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि वो मानवता को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कहाँ खड़े हुए, वही बात तो उठाई जा रही है ना। एक बार भी तो नहीं कहा आपने। 3 बजे तक कोर्ट को जगाया था। हाँ, मुकेश, मैं तो कह रहा हूँ ये जांच होने में पता चलेगा कि अगर वो, अरे इस घटना की बात नहीं हो रही है हाजी नाजिम, आप बात को घुमाइए मत। अब सुन तो लीजिए मुकेश जी, देखिए मैंने कहा कि मुझे है तो हाजी नाजिम को दुख है, लेकिन विनोद बंसल जी को क्योंकि विनोद बंसल जी का प्यार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से। भाई मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझसे मोहब्बत करो। मैंने कभी आपको रोक लिया, आप मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन भारत के अंदर हिंदू भाइयों से भी तो मोहब्बत करो भाई। आप मुसलमानों से तो मोहब्बत करें, लेकिन हिंदू भाइयों से मोहब्बत। अच्छा, एक चीज हाजी नाजिम आप बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि महाकुंभ का जो आयोजन प्रयागराज में हो रहा है वो उस पर जिहादियों की नजर है, जिहादी उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं? मुकेश जी देखिए, आपने जो सवाल करा है ये बेबुनियादी सवाल है। देखिए हम लोगों की नजर सिर्फ ये है कि कुंभ के अंदर जो हमारे साधु संत है, उन साधु संतों मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप अपने आप को जिहादी क्यों मान रहे हैं? मैंने तो बोला जिहादियों की नजर है कि नहीं, मैंने जिहादियों को, आपको तो बोला नहीं मैंने। यही वही बात है ना। देखिए आपकी बातचीत से ही लग जाता है कि आप किस मानसिकता के हैं और आप किसका समर्थन करना चाहते हैं। सच्चाई कभी न कभी जुबान पे आ ही जाती है। मेरा सवाल ये था आपसे कि जिहादी की नजर आई कि नहीं जिहादियों की? आपने कहा नहीं हमारा उस तरीके का मामला है। आपको मैंने कहा भी नहीं था। एक बार मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी बात स्पष्ट करें कि क्या जिहादियों की नजर जो है कुंभ को डिस्टर्ब करने पे है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पन्नू ने शुरुआती दौर में ही कहा कि उस पर हम आतंकी भेजेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे वहाँ पे, ये बात पन्नू ने कहा। उसके बाद से एक जिहादी वहाँ पकड़ा गया, नाम बदल करके घुसा हुआ था वो। इसके बाद पत्थरबाजी हुई कुंभ में आने वाली ट्रेन पे, उसके बाद आग लगा दी गई, उसके बाद आज ये चौथा हादसा हुआ है, 5वां हादसा है। सबको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो कहीं नहीं लगता नहीं आपको कि कहीं ना कहीं इसके खिलाफ साजिश हो रही है, बौखलाए हुए हैं वो जिहादी जो इसको डिस्टर्ब करना चाहते थे? हाँ मुकेश जी देखिए, एक बड़ी खबर चल रही थी कि मुस्लिम नाम को लेकर के, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो आयुष अग्रवाल निकला हुआ, लेकिन नाम बदनाम मुस्लिम का हो रहा है। अरे उस बात को छोड़ दीजिए, जो वहां पकड़ा है वो मुसलमान ही है, हिंदू नाम से घुसा था। मैं तो आयुष अग्रवाल की भी बात कर रहा हूँ, उसकी भी तो बात कीजिए। अब दूसरी बात है कि कुंभ के अंदर हम मुसलमानों की एंट्री नहीं है। देखिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साधु संतों की जो आस्था है उसको सही तरीके से वो माने। जो कहते हैं कि यहाँ गंगा जी में संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, हम लोगों का मानना तो ये है कि पाप और पुण्य का फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करता है। जो गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, जो गुनहगार नहीं होगा उसको जन्नत में भेजा जाएगा। यहाँ सारे से इंतजाम अल्लाह ही कर देता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिहाद के बिना इनके पाप नहीं धुलते भाई। विनोद बंसल जी सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि देखिए आप कहते हो ना हम जब जिहाद करेंगे तभी पाप धुलेंगे। जो इस्लाम को नहीं मानता काफिर, जब तक मान न ले तब तक हम उसको मनवा के रहेंगे, क्या हमें अलतकिया पढ़ना पड़ेगा। विनोद बंसल जी अब सुन लीजिए, देखिए मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने देखिए अपना कलमा पढ़ा, लेकिन मैंने विनोद बंसल जी को काफी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ला इलाहा, बंसल जी मुझे ला इलाहा नहीं चाहिए। कम से कम दरअसल चैनल पे तो मत चलाइए, तो ला इलाहा चलेगा। अरे क्या बात करो आप हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, ठीक है डॉक्टर मैं एक बार डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, जिस तरीके से बातें चल रही है, जिस तरह की, हालांकि आज का जो हादसा है इस हादसे की जांच के बाद पता चलेगा अफवाह किसने फैलाई, लेकिन फरकतुल्लाह की जो बात आई थी उसके बाद से लगातार ट्रेन को निशाने पे लिया जा रहा है। कभी पटरी उड़ा दिया रहा है, कभी फिश प्लेट हटा दिया, कभी पत्थरबाजी हो रही है, कभी आग लगने की अफवाह फैला दी है। आपको नहीं लगता कि जिहादियों के निशाने पर ट्रेन है और ट्रेन एक बहुत ही आसान टारगेट होता है डिस्टर्ब करना, इसीलिए ट्रेन सबसे ज़्यादा जो है निशाने पर होता है? मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए आतंकवादी और उनके स्लीपर सेल कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि इस देश को कैसे
डिस्टर्ब किया जाए, तोड़ा जाए और हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। इस फंडामेंटल जो उनकी फीलिंग है कि ये देश मुस्लिम राष्ट्र कब कितना जल्दी घोषित हो जाए, इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि भारत को अगर भारत बनाए रखना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मैं मुकेश जी ने काउंटर करूंगा। सुनिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाजी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। आपको मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। हाजी ना जी, बीच में नहीं। समझना पड़ेगा कि इस राष्ट्र को अगर टूटने से बचाना है तो इस्राइल की जो फिलॉसफी है कि जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं, हमास जैसे लोग, उन्हें निस्तो नाबूद जड़ से करना पड़ेगा। जब तक ये देश और इस देश के राजनीतिक घराने के लोग, चाहे वो किसी पार्टी की हो, चाहे वो कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, किसी भी लेवल का हो, जब तक सॉफ्ट कॉर्नर वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेगा और जब तक इस राष्ट्र की गरिमा की रक्षा नहीं करेगा, इस राष्ट्र को अब बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि फंडिंग तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए केवल प्रति वर्ष आ रहा है एक विशेष समुदाय को सींचने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके एजेंडा को बनाए रखने के लिए कि ताकि ये देश टूटे। तो मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ केवल ये कह सकता हूं कि वो शार्पली ऐसी घटनाओं पे ध्यान दे करके उनके स्लीपर सेल को वर्कआउट करें और टिट फॉर टैट की फिलॉसफी के तहत इस्राइल की पॉलिसी को मानते हुए इस देश और देश की रक्षा करें। बिल्कुल मुकेश जी मुझे अब टाइम, हाँ मुकेश जी मुझे 30 सेकंड देना। ठीक है, चलिए आपको मैं दे रहा हूँ 30 सेकंड, बोलिए। हाँ मुकेश जी, देखिए अशोक जी ने जिस तरीके से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की, मुझे इनके शब्दों पे बड़ी घोर आपत्ति है। भाई ये मनुस्मृति वाले भारत को कभी इस्लामिक राष्ट्र कह, अरे सुन लीजिए, मेरा टाइम खराब मत कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए भारत हमेशा भारत था, है, इंशाल्लाह हमेशा भारत रहेगा। और जो बात आप ये कर रहे हैं कि बाबा के 50,000 लाख करोड़ की जो बात आप कर रहे हैं फंडिंग हुई है, इसका मतलब यह है कि आपने भारत की सुरक्षा एजेंसियों पे उंगली उठाई है। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है आपके बात के अनुसार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को आपसे पूछताछ करनी चाहिए, कहां से फंडिंग हुई है, आप उसका ब्यौरा देंगे। और मुकेश जी एक चीज और है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि मेरा मुल्क संविधान से चलता था, चलता है और इंशाल्लाह हमेशा मुल्क संविधान से चलेगा। आप कुरान को मानते हैं पहले या संविधान को? ये बार बार मैं पूछता हूं आपसे, लेकिन आप पहले, आपके लिए पहले कुरान है या पहले संविधान है? हाँ सुन लीजिए, भारत के अंदर संविधान से मुल्क चलता है। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, संविधान से मुल्क चलता है, पता है सबको। ये कोई कौन सी नई बात कह रहे हैं आप? संविधान से मुल्क चलता है भाई, संविधान से चलता है। ये सीरिया थोड़ी है, संविधान से ही चलता है। बांग्लादेश थोड़ी है ये जो संविधान से नहीं चलेगा, संविधान से चलता है। नई बात आप बताइए, कुरान है पहले या संविधान है? हाँ सुन लीजिए। अरे सुन तो बता दीजिए ना, हम सुन ही रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, कैसे मेरी दो आंखें, एक आंख से मैं अपना संविधान देखता हूँ, एक आंख से मैं अपना कुरान। और देखिए संविधान मेरे मुल्क में है और कुरान जो है, संविधान और कुरान बराबर नहीं है सर, आपको दोनों। अरे सुन लीजिए मेरी तो दो आंखें भाई मुकेश, मैं तो दोनों आंखों से देखिए भारत के संविधान को भी वही मोहब्बत करता हूँ और जो मेरा कुरान है, मैं अपने कुरान को भी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, जिस तरीके से संविधान के लिए मोहब्बत करता हूँ। और ये संविधान, ये जो आर्टिकल 25 के अंदर हम लोगों के रिलीजियस को मानने के हम लोगों को परमिशन देता, हम तो संविधान के वो बात है नहीं, वो संविधान से अलग नहीं, आपको मानने के लिए दिया गया है ना भाई। मानने की आजादी कौन आपको छीन रहा है? आप तो है, जब सब आप मानिए अपने कुरान को। कुरान वाले कुरान को मानते हैं, बाइबिल वाले बाइबिल को मानते हैं, गीता वाले गीता को मानते हैं। इसमें तो कोई नहीं बोले कि पहले संविधान है या कुरान, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुन, मैंने तो ये कही देश में ये संविधान है और संविधान के अंदर ही हम लोगों के लिए, हम लोगों को परमिशन दिए हम अपने रिलीजियस को मानने के, अपने कुरान को मानने के। और मैं तो कुरान भी पढ़ता हूँ। आप इसका जवाब नहीं देंगे, बार बार आपसे पूछा आपने। जी विनोद जी बोलिए। जी आऊंगा अशोक जी आपके पास। जी भैंस के आगे पिन बजाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ये तो रट्टे तोता है जो रट के आते हैं कि भाई कुरान में क्या लिखा है। मुकेश मुझे लगता है विनोद संजय प्रोपेगेंडा लेकर बैठते हैं कि हाजी नाजिम सामने बैठा होगा और इस तरीके की बात करने की। भाई संवैधानिक बात करें, आप सम्मानित व्यक्ति है,
और सम्मानित व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है, आपने जो विनोद मंडल जी ने कहा कि आप जो याद करके आते हैं वही बोलते हैं। चर्चा कर रहे हैं ये जो ट्रेन हादसा हुआ है पुष्कर एक्सप्रेस, जिसका जलगांव के पास भुसावल मंडल में ये हादसा हुआ है। और हमारे पास जो ब्रेकिंग खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के जलगांव में यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जो अपडेट हमारे साथ है, हमारे पास अभी तक है कि कोच B4 में सबसे पहले आग लगने की अफवाह फैली। ये अफवाह किसने फैलाई, ये जांच का विषय है। और आग की अफवाह के बाद से लोग ट्रेन से कूदे, हालांकि उसके बाद चेन पुलिंग हुई और चेन पुलिंग के बाद लोग वहां से कूदने लगे। 20 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि अभी इस बात की नहीं हुई, लेकिन 20 के मरने की खबर है और 40 लोगों के घायल होने की खबर हम तक आ रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा है, जैसा कि हमने जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव थे दिलीप कुमार, उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ट्रेन में जहां पर चेन पुलिंग हुई थी वहां पर शार्प कट था। शार्प कट होने के कारण जो लोग ट्रेन से बाहर उतरे थे उन्हें दूसरी तरफ से आती हुई बैंगलोर एक्सप्रेस जो है उसका पता नहीं चला और वो उसकी चपेट में आ गए और हादसे का शिकार हो गए। कोच नंबर B4 में आग लगने की अफवाह फैली थी और यह भी खबर आ रही है कि जलगांव के पास कुछ अज्ञात लोग जो है वो ट्रेन में चढ़े थे और भुसावल में आकर के वो अफवाह फैलने के बाद से वो उतर के चले गए हैं। और जो हादसे का शिकार हुए हैं उसमें भुसावल से जो भुसावल में उतरे थे, जो जलगांव में चढ़ने वाले लोग हैं, वो शामिल हैं या नहीं है, इस बात का जब पता चलेगा तभी इस बात से पर्दा उठ पाएगा कि ये हादसा था या कोई साजिश। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच रेलवे कराएगी और उसके बाद पता चलेगा। हालांकि ये स्पॉट की सीधी तस्वीर जो हमारे पास आ रही है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने पुष्कर एक्सप्रेस जो है वो अभी भी रुकी हुई है और अभी भी लोग जो है लोगों के उतरने और जाने का फैसला है। और यही वो, हालांकि दूसरी तरफ यानी जिधर ये हादसा हुआ ये उधर की ये तस्वीरें हैं। और हमारे पास जो गेस्ट है, हमारे जो पैनलिस्ट है, हमारे पास बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अशोक जी कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ कमेंट करना चाहते हैं। मैं सीधा अशोक जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, मैं केवल आपके माध्यम से पूरे भारत की जनता को और विशेष तौर से इस देश के एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को ये मैसेज देना चाहता था कि ये जो जिहाद जो पूरे भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी अलग अलग सेल के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई हैं जिहादियों के द्वारा, उनके ऊपर अगर हम लगाम लगाने में थोड़ा भी लेजी हुए या हमने लापरवाही की तो जिस तरह की घटनाएं रह रह करके सामने आ रही हैं, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे वो कहीं और डिरेलमेंट का हो, ये घटनाएं बढ़ेंगी और इससे हमारा मुसाफिर सिक्योर नहीं होगा और भारत की आम जनता में एक आत्मनिर्भरता कमजोर होगी, लोगों के विश्वास टूटेंगे। और यही सबसे बड़ा जिहादियों का एम्बिशन है कि हम किस तरह से लोगों के बीच में दूरी बनाएं और समाज और राष्ट्र के बीच में कैसे अविश्वास पैदा करें। तो इस अविश्वास को समाप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी सरकार, मजबूत सरकार पिछले 10-15 सालों से चल रही है जिसमें हमें भारतीयों को महसूस हो रहा है कि हमारा भारत मजबूत हो रहा है, यहाँ का समाज मजबूत हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, हमारे दुश्मन राष्ट्र जो हमें फलता फूलता देखना नहीं चाहते हैं, उनको रास नहीं आ रहा है। उस पे ISIS जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी कंट्री की, मुस्लिम कंट्री की, वो बहुत बारीकी से हमें डिस्टर्ब करने के लिए, वेस्टर्न कंट्री के भी कुछ लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए इसके ऊपर फंडिंग कर रहे हैं। तो ये एक जांच का विषय है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां इसके ऊपर नजर रखी हुई हैं और इस पे नरेंद्र भाई से और अमित शाह भाई से, गृह मंत्री जी से मेरा विशेष आग्रह है, निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करके ऑफिसर्स को मोटिवेट करें कि ऐसे स्लीपर सेल्स को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय उसी तरह से करें जैसे इसराइल कर रहा है। क्योंकि इसराइल ने अपने यहाँ केवल 200 से 250 लोगों के ऊपर जो अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, उसका बदला आज 2 साल से वो ले रहा है
और उस आतंकवादी शहर को, उस पूरे स्टेट को, सिटी को उसने समाप्त कर दिया। तो जब आपकी इतनी मजबूत इच्छा शक्ति होगी तो देश भी मजबूत होगा और आतंकवादी बिल्कुल घटना ठीक है, करने से बिल्कुल ठीक पहले है। इजराइल से हमें 40 सीखने बार की जरूरत सोचें। है और हम उससे सीख हुए हैं। बहुत सारे एक्शन जो है इजराइल ने हमसे भी सीखा है। एक चीज़ मैं विनोद बंसल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये जो लगातार हादसा पे हादसा और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही है, सीधी तस्वीरें उस हादसे वाली जगह की है, सीधी तस्वीरें वहाँ पर बचाव कार्य में जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जीआरपी के लोग हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं और घटनास्थल पर पहुँच करके जांच कर रहे हैं। जैसा कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि उनके जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो भी पहुँच चुके हैं और घटनास्थल की जांच की जा रही है। ये दूसरे ट्रैक पे एक जो ट्रेन है उसे, ये पुष्कर जो एक्सप्रेस है उसे फिर से लखनऊ मुंबई भेजने की तैयारी भी की जा रही है और हमारी भी जो टीम है वो वहाँ पर पहुँच गई है। मैं एक बार बंसल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, क्या आप लगता है कि इतने के बाद विराम लग जाए कि आगे भी इस तरीके की जो लोग इस मंशा से इस तरीके की घटनाओं, इस तरीके की साजिशों को अंजाम दे रहे हैं, 3-4 घटनाएं होंगी लेकिन कोई बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस वो कुंभ को, महाकुंभ को कर नहीं पाए? क्या आपको लगता है कि कभी भी बहुत दिन बचा हुआ है, 26 फरवरी तक ये कुंभ, करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त जो है बचा हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस दौरान जो है आतंकी या जो जिहादी है वो निशाना बना सकते हैं महाकुंभ को? ऐसी आशंका क्या आपको लग रहा है कि अभी जो है खतरा टला नहीं है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट करें सर अपने आप को। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो खतरा जो है ना तत्व जी आपकी आवाज ऑडियो आपको डिस्टर्ब होके आ रही है बंसल जी। इस पर हाँ अब आ रही है दोबारा। हाँ अब आ रही है जी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब तक जिहाद रहेगा दुनिया के अंदर, जिहादी रहेंगे और जिहादी मानसिकता के लोग रहेंगे, अतिवादी और मानवता के दुश्मन रहेंगे, तब तक ये खतरे तो रहेंगे। लेकिन ये कि जो मानवतावादी लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि अच्छी तरह से इनसे निपटा कैसे जाए, इनसे निपटना कैसे है। पूज्य योगी जी ने जिस तरह के बंदोबस्त वहाँ पर किया है, जिस तरह की व्यवस्थाएं की है, जिस तरह का प्रबंधन वहाँ पर प्रयागराज में किया है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि देखिए, जहाँ वो जो आतंकी शक्तियां हैं तो वहीं हमारी सुरक्षा शक्तियां भी बहुत तगड़ी हैं। मैं कहता हूं कि रेलवे को इन सब चीजों से सबक सीखना होगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके जो भी आगे के लिए जो प्रबंध करने हैं, जो भी एहतियाती कदम उठाने हैं, उस विषय में तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग पकड़े जाएं, जहां पर संदेह है, उन पर तुरंत अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। बात कुंभ की नहीं है, क्योंकि कुंभ को डिस्टर्बाइज करने के लिए कोशिश पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी की भी है। कुछ लोग हैं जो चाइना जैसी कंट्री भी इस बात को नहीं चाहती कि भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बने। आप देखें कि ये बहुत बड़ा हम जो है ना एक टारगेट लेके चल रहे हैं, उस टारगेट को जल्दी द्रुत गति के साथ अचीव भी कर रहे हैं अपने मुख्य जी। और वो उन टारगेट को अचीवमेंट के कारण ही जो हमारी विरोधी शक्तियां हैं उनको पसीने छूट रहे हैं। और आप देखिए कि उनके जो शागिर्द हैं या उनके जो हैंडलर्स हैं वो दुर्भाग्य से भारत में बैठे हैं, और वो जो जिहाद के नाम पर और इस्लाम के नाम पर, अतिवाद के नाम पर, और उस तरह से जो है ना वो अपने ही जो घर में बैठ करके जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहे हैं। इस मानसिकता को भी थोड़ा समझना पड़ेगा मैं। और दूसरी बात ये भी है, मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से सभी यात्रियों से भी, चाहे वो रेल के पैसेंजर हैं या कहीं और यात्रा कर रहे हैं, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। जब तक चीजें पुष्ट न हो जाए तब तक किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करें। और तीसरी बात ये कि किसी भी तरह की जो गलत कार्रवाई कोई भी करता है उसको तुरंत रोकें वहीं पर। देन एंड देयर उसको अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें षड्यंत्र कई हो सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कहीं से भी हो सकता है। क्या कारण है, और कुछ गलतफहमी के शिकार भी हो सकते हैं लोग। तो इसलिए इन सब चीजों में बहुत गंभीरता के साथ विचार करके हम अगर कोई छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भी आता है, और वो आपने देखा होगा मुकेश जी कि एक बच्चा खो गया था कभी किसी जमाने में जी, उसने एक व्हाट्सएप मैसेज डाला और चलते चलते वो कम से कम 5 साल तक चलता रहा कि वो बच्चा खो गया, जब बच्चा इतना बड़ा हो गया वो और घर वालों को मिल गया, और बिना सोचे हम उनको फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। ये वही उसी तरह की कहानी रेलवे के अंदर हो सकती है। एक ने अफवाह फैलाई, बाकी सब लोग चूंकि भीड़ ज्यादा थी पैनिक हो गए,
और वो थोड़ी सी चिंगारी देखी कि नहीं देखी, उसके एवज में उन्होंने सोच लिया कि तो भागो और जान बचाओ। अब वो उस चक्कर में जो है ना लोगों ने जान दे दी। लेकिन प्रश्न ये भी है अगेन कि भी जिस तरह से रेलवे ट्रैक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, रेलवे हादसों को बढ़ाने के लिए जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। जिस तरह से हमने देखा है कि कई सारे जो स्कूल और कॉलेजेस और कई सारे प्रतिष्ठानों को दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी जो धमकी भरे ईमेल्स आ रहे हैं, बिल्कुल उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आखिरकार वो ईमेल कहाँ से कौन भेज रहा है और उनका खंडन जो है ना पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तो कर रहे हैं, लेकिन जो जिहादी जब पकड़े जाते हैं और जब वो नाम आउट हो जाता है तब भी ये लोग मौन रह जाते हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। तो उससे ऐसा लगता है कि ये भी सब कन्निवेंस है और इनका जो तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो भारत को खत्म करने में लगा हुआ है, भारत में रह करके ही। बिल्कुल, भारत में रहकर के भारत को खत्म करने में हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है हाजी, आप आखिरी कमेंट जी बोलिए हाजी। मुकेश जी देखिए, जिस तरीके से घटना घटी है उसका हाजी नाजिम को बहुत, और देखिए मैं पूरे भारत के आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अफवाहों से बचे, लेकिन जिस तरीके से गोडसे के समर्थन करने वाले लोगों से भी बचे, क्योंकि गोडसे के समर्थन वाले लोग जब गांधी जी की हत्या कर सकते हैं तो वो देश के अंदर भी ऐसा माहौल बना सकते हैं। सुन लीजिए, मैंने तो गोडसे के समर्थन करने वालों को कहा, भाई आप गोडसे के समर्थन करने वाले को तो बोल दीजिए, अगर समर्थन करने वाले। गोडसे का समर्थन कौन लग रहा है आपको यहाँ पे? कौन लग रहा है? तो कहानी मुकेश जी मैंने नहीं कहा। कौन कर रहा है समर्थन भाई? कहीं से कुछ भी मत बोल दीजिए ना, आप नेशनल चैनल में बैठे हुए, जरा से जिम्मेदारी से बोलिए बात आप। जी अशोक जी कुछ बोलना चाह रहे जी? अशोक जी, हमारे पास समय की कमी है जी। संविधान कुरान में माफी मांगनी चाहिए, ये गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ये अपने साजिश और एजेंडा पे काम कर रहे हैं। इस तरह से बात करने का अधिकार इनको नहीं है। यानी कि आपको पूरा साजिश करता नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी गोड से हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, तभी हम इस बात पे विचार कर रहे हैं और ये चर्चा हो रही है। नहीं मानेंगे भाई, हम कैसे? देखो हत्या किसी की भी हुई है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, हत्यारे का समर्थन नहीं किया जा सकता है। गांधी की विचारधारा से लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह उसकी हत्यारे से समर्थक है उसके। गांधी की बहुत सारी चीजों से हम भी समर्थन उनका नहीं करते, बहुत सारी चीजों पे हमारा भी विरोध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गांधी के हत्यारे को, गांधी की हत्या का समर्थन करता हूं। ये इस तरीके की बातें जो है आप जी मुकेश जी, हम गांधी जी, हाँ सुन लीजिए मुकेश जी, हम गांधी जी की विचार को मानते हैं, हम इससे तो बाई चॉइस हम बाई डिफॉल्ट वाले नहीं है। सुन लीजिए, बाई डिफॉल्ट वाले हमसे ये कहे तो हम तो देखिए बाई चॉइस है। आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। मैं अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, अपने इस्लाम से मोहब्बत भाई, तो कौन भाई आपको क्यों बोलना पड़ रहा है? करना ही पड़ेगा ना। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत जिंदाबाद। नहीं बोला यही है ना, यही कुरान आ जाता है ना आपके, यही कुरान आपके पहले आ जाता है ना, संविधान से पहले, तो आप नहीं बोल पाते हैं भारत माता की जय। यही बात मैं दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ और बाकी लोगों को भी और आपको भी कि भाई आपके लिए कहते जरूर हैं आप कि संविधान में मेरा पहला ही है, लेकिन संविधान आपके लिए मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने सिर्फ कुरान रखता है और सारी समस्याओं की जड़ जो है वहीं से शुरू होती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हाजी नाजिम आपका, विनोद बंसल जी आपका, डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से पुष्पक एक्सप्रेस में ये हादसा हुआ, ये हादसा है, ये साजिश, इसकी जांच तो रेलवे जब करेगा तो उसके बाद सामने आएगा। लेकिन जलगांव में जो लोग बैठे थे और भुसावल में उतर गए चेन पुलिंग करके, वो लोग कौन थे उस पर सबकी नज़र है और कहीं अफवाह जो फैली थी उसमें फैलाने वाले यही लोग तो नहीं थी। इस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अचानक आग लगने की अफवाह कैसे फैली और आग लगने की अफवाह के बाद से चेन पुलिंग कैसे हुआ और चेन पुलिंग वाली जो जगह थी, क्या जो लोग चढ़े थे क्या उन्हें यह पहले से पता था? क्योंकि वो लोकल लोग बताए जा रहे हैं, वाकई क्या उनको पहले से पता था कि दूसरी तरफ से जो है अभी बेंगलोर एक्सप्रेस के आने का समय? इसलिए टाइमिंग की भी जांच होनी चाहिए और ये जांच होनी चाहिए कि जो लोग चढ़े थे और जो उतरे थे, क्या ये हादसे का वो लोग शिकार हुए हैं या हादसे का शिकार नहीं हुए हैं। अगर वे हादसे का शिकार नहीं हुए हैं तो निश्चित तौर पर यह एक साजिश है और उन लोगों की जांच होनी चाहिए, धरपकड़ होनी चाहिए जो जलगांव में चढ़े और भुसावल में चेन पुलिंग करके उतर गए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन इस ट्रेन हादसे पर लगातार अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे और जो भी खबर आएगी हमारे चैनल पर आपको अपडेट, क्योंकि हमारी टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और हर एक पल की ताज़ा जानकारी अपडेट के साथ आपको वहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे। इसलिए अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस हादसे की अपडेट के लिए लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।